प्रोसेसिंग चलिए ठीक है, देखते हैं कि वर्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर का यूज क्या है, और ये सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है इसको बताने से पहले इस डायग्राम को देखिए कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। इसमें जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड जो टाइप का है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर के अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग जानिए कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसके देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर हैं। पहला आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आप लोग ओएस भी बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो आपका सॉफ्टवेयर है वो है आपका ट्रांसलेटर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंदर में आते हैं, ट्रांसलेटर। तीसरा जो है आपका लिंकर, जो आपके प्रोग्राम्स को लिंक करता है, लिंकर। चौथा है आपका लोडर, जो आपके प्रोग्राम को लोड करता है। और पांचवा है आपका डिबगर, ये है डिबगर, तो DIBB डिबगर। ठीक है, तो ये है आपके सॉफ्टवेयर, आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपके पास एग्जांपल्स हो सकते हैं वर्ड, वर्ड आपका स्पेरिड फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, और मेनी मोर्स जो है सॉफ्टवेयर इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, जो आज की डेट में आप लोग मोबाइल में यूज करते हो, जितना सारे सॉफ्टवेयर, जितना सारा एप्लीकेशन, वो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड टाइप का है वो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें आते हैं? तो आपका सबसे पहले आ जाता है एंटीवायरस, एंटी वायरस। इसके अलावा कौन से हैं? तो आपका एंटी स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर। इसके अलावा क्या है? तो एंटी मालवेयर। ठीक है, ऐसे ही जो है ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये सारे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जो निर्देशों का एक सेट हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करके, ठीक है, उसको प्रोसेस करके उसको एक निर्देश को पालन कराने का कार्य करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर को यदि हम दूसरे नजरिए से देखें तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट होता है सिस्टम का जिसे हम लोग छू नहीं सकते, लेकिन वह सारा प्रोसेस, सारा कार्य उसी के अंडर में होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर में सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो आने वाले सॉफ्टवेयर हैं उनका क्या क्या कार्य है। ठीक है, तो देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली में है क्या। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के प्रोग्रामों को, उसके निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे उसके और भी जो फंक्शंस होते हैं, उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है हमारे सिस्टम के अंदर में, हमारे डिवाइस के अंदर में, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप है जो किसी खास कार्य को
ठीक है, जो किसी खास कार्य को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए उसे डिजाइन की गई है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? इसके अंतर्गत आपके आते हैं, जो पहला सॉफ्टवेयर है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रीटर, चौथा है असेंबलर, लिंकर, लोडर और डिबगर। ठीक है, जो मैं अभी अभी डायग्राम में आपको भी दिखाया था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे है जो सिस्टम के नियंत्रित करने के लिए या फिर उसको व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि उसको मैनेज करने के लिए और उसको अरेंज करने के लिए यह कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक अंग है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य का, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये टाइप किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही है। ठीक है, जो सिस्टम और हमारे बीच में, यानी कि यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है? इंटरफेस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? एक डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए आप एक यहाँ पे एक यूजर है। ठीक, अब ये यूजर इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाहता है। अब इस यूजर को यदि इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है तो उसके लिए बीच में जो एक दोनों को जोड़ने का काम करता है, वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इसे कहा जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इसे कहा जाता है आपका इंटरफेस करने वाला, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में। यूजर कौन है? तो आप हैं, और हार्डवेयर कौन है? आपका सिस्टम है। इन दोनों के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है, जिसे, यानी कि यदि यूजर को समझना है सिस्टम को और सिस्टम को समझाना है यूजर को, तो इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस करने का काम है, जो एक दूसरे को समझाने का काम है, वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एग्जांपल लें तो मान लीजिए ये एक रूम है। अब इस रूम में यहाँ पे एक जो है बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक यूजर है। अब इसको मान लीजिए फैन को चालू करना है, जो इसके छत के ऊपर में लगा हुआ है। अब इस फैन को यदि उसको चालू करना है, इस फैन को उसे यदि रन करना है, तो उसके लिए क्या करेगा वो? उसके पास दो तरीका है। एक, या तो ये बोर्ड को ही हटा दे और जो गरी डांग वाला टाइप रहता है, यानी कि डायरेक्ट वायर टू वायर कनेक्ट करके वो क्या कर सकता है? रन करा सकता है। लेकिन क्या वो प्रोसेस ज्यादा आपको जो है इजी लग रहा है कि लेंदी लग रहा है? जाहिर सी बात है वो थोड़ा जो टफ है। देन किससे इस व्यक्ति अब क्या करेगा? इसको यदि ऑपरेट करना है इस फैन को, तो क्या करेगा? सबसे पहले जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद इस स्विच को ऑन कर देगा। जैसे ही स्विच ऑन करता है, आपका ये जो हार्डवेयर है, आपका फैन, ये क्या होने लगेगा? रन होने लगेगा। ठीक है, ये क्या होने लगेगा? मूव होने लगेगा। इसका मतलब जो आपके यूजर, यानी कि आपके और इस फैन के बीच में जो ऑपरेट करने का काम कर रहा है, जो इसको नियंत्रित करने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? आपका यह जो रेगुलेटर है, इसके पास जो बोर्ड है, इस बोर्ड में लगा हुआ जो रेगुलेटर है, ये उसको नियंत्रित करने का काम कर रहा है। तो ठीक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका यही काम करता है। जब आप अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर के पास बैठे, आपने कीबोर्ड से प्रेस किया, तो उस कीबोर्ड से आ रहा निर्देश को समझाने का काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यानी कि यूजर के बीच में और आपके, सॉरी, हार्डवेयर के बीच में, इन दोनों के बीच में, यूजर और हार्डवेयर दोनों के बीच में जो इन दोनों को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे कार्य होते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, डिवाइस ड्राइवर, जैसे ये सारे कई सारे कार्य को जो है ये करता है।
मैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग से ही आपको बताने वाला हूँ, जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है, ठीक है। तो उसके बारे में जब इसको मैं थोड़े से लेंदी तरीके से थोड़ा ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करूंगा, उस समय इसके बारे में बताऊंगा। मैं अभी थोड़ा सा डीप में बता दे रहा हूँ कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, इसका मतलब क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने का, यानी कि मान लीजिए आपने 2+2 प्रेस किया, तो ये 2+2 को कहाँ भेजना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसको एएलयू के किस पार्ट को भेजना है, लॉजिकल के पास या फिर जो है मैथमेटिकल के पास, ये डिसाइड करने वाला कौन है, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसको प्रोसेस मैनेजमेंट का भी काम करना होता है, ठीक है। दूसरा चीज मेमोरी मैनेजमेंट। जब आप सिस्टम पे कोई भी इंस्ट्रक्शन लोड करते हैं, यानी कि सिस्टम को आप कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है देते हैं, जैसे आपने ए प्रेस किया, तो ये इंस्ट्रक्शन जब जाएगा सिस्टम के पास, तो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सबसे पहले किस मेमोरी को जाके जो है वो कवर करेगा, किस मेमोरी पे जाके वो जो है रुकेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन है, तो ये डिसाइड करने वाला भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मेमोरी को मैनेजमेंट करने का काम भी करता है, यानी कि मेमोरी भर गया है, यदि भर गया है तो उसको जो है आपको एक हिंट देगा कि मेमोरी अभी आपका जो है ओवरलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये सारा चीज कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। डिस्क मैनेजमेंट या फिर फाइल सिस्टम। डिस्क कहने का यदि आपका मान लीजिए हार्ड डिस्क या फिर फाइल किसी प्रकार की प्रॉब्लम में है, या फिर जो है आपका फाइल जो है क्रैश हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एक नोटिफिकेशन कौन देता है, तो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने वाला भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। साथ ही साथ ये नेटवर्किंग का काम करता है। आपकी सिस्टम सही तरीके से नेटवर्क दे पा रहा है, सही तरीके से नेटवर्क का यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये डिसाइड करने वाला भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। यदि आपका सिस्टम में किसी प्रकार के कोई मालवेयर या फिर वायरस आ जाता है, तो उस वायरस मालवेयर से सिक्योर करने का काम कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो इसका भी एक महत्वपूर्ण जो है कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो है आपका सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करना। कब मालवेयर से अटैक से बचाना है, कब वायरस से बचाना है, ठीक है। ये सारा प्रोटेक्शन का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर से क्या मतलब है, यानी कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर में अलग अलग पोर्ट लगे होते हैं। पोर्ट कहने का यूएसबी पोर्ट, आपके माइक्रोफोन पोर्ट, जैसे कई सारे पोर्ट्स लगे रहते हैं, ठीक है। वो सारे पोर्ट्स को, वो सारे डिवाइसेस ड्राइवर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो ये अपने साथ साथ करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है, वो है आपका दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, ठीक है। इसको जो है कई बार पूछा है, कंपाइलर और जो एक और है इंटरप्रीटर। इन दोनों के बारे में जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रीटर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाइलर क्या है। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम, ठीक है। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड, यानी कि हमारे द्वारा दिए गए कोड को क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे आपने एक इंफॉर्मेशन या निर्देश यहाँ पे टाइप किया। निर्देश है आपका ABC, ये निर्देश आपने सिस्टम को दिया, तो क्या आपका सिस्टम इस निर्देश को समझ पाएगा, क्या आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर ये जो इंफॉर्मेशन आप टाइप कर रहे हैं, क्या इसे वो समझ पाएगा, क्या इसे वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक कंप्यूटर केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को समझ पाता है, जो आपका 0 या 1 या फिर 0 के फॉर्मेट में ही होते हैं, यानी कि ये मशीन लैंग्वेज पे ही समझ पाएगा। इसलिए जो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन होता है, उस इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो होती है आपकी कंपाइलर की, ठीक है। यानी कि आपके सोर्स कोड, यानी कि आप दे रहे हैं उस कोड को, यूजर के द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं, इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला जो
टेक्नोलॉजी है या फिर जो प्रोग्राम है वो है आपका कंपाइलर। ठीक है, तो इंटरप्रीटर क्या है, सेम वैसे ही है इंटरप्रीटर भी। इंटरप्रीटर क्या करता है, सेम जो आपका कंपाइलर करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, यानी कि जो आपके द्वारा टाइप किया जाता है वो एक हाई लेवल है। ठीक है, लेकिन मशीन लैंग्वेज क्या है, तो 0101 की फॉर्मेट में जो कुछ टाइप होता है, जो सिस्टम समझता है, वो मशीन लैंग्वेज है। यानी कि सेम वही काम आपका इंटरप्रीटर कर रहा है जो आपका कंपाइलर करता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है एक नहीं है, कई सारे डिफरेंस हैं। एक देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रिटर में क्या डिफरेंस है। इधर लिखता हूं मैं कंपाइलर और इधर लिखता हूं मैं इंटरप्रिटर। ठीक है, ये जो है दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। कंपाइलर क्या करता है, जब आपके द्वारा दिए गए कोड होता है, यानी कि जो लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को एक ही बार में रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम टाइप किया, प्रोग्राम में मान लीजिए आपने एक HTML का पूरा जो है फॉर्मेट डिजाइन कर लिया। ठीक है, इस HTML की जो कोड आपने टाइप किया है, इस कोड को आपका जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, एक ही बार में रीड करेगा पूरा का पूरा कोड को। यानी कि आपकी एक पेज में जितने सारे कोड हैं, उन सारे चीज को एक ही बार में वो पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद एक ही बार में उसे जो है मशीन कोड में भी कन्वर्ट कर देगा। यानी कि आपकी मशीन कोड में भी ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 010101 की फॉर्मेट में ये कन्वर्ट कर देगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि कंपाइलर आपके जितने सारे डेटा रहता है उसको एक ही बार में रीड करता है, और उसके बाद जो है ट्रांसलेट कर देता है आपके मशीन लैंग्वेज में, पूरे के पूरे एक पेज को एक ही बार में। ठीक है, जबकि जबकि हम इंटरप्रीटर की बात करें, तो इंटरप्रीटर क्या करता है, आपकी एक पेज को, जो आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, इस प्रोग्राम को एक पेज में जो लिखा हुआ प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को क्या करेगा, वो पहले एक लाइन को पढ़ेगा। ठीक है, जैसे ये पहला लाइन हो गया HTML, तो इस HTML को पढ़ा और उसके बाद जो है इसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज। फिर उसके बाद दूसरे लाइन को पढ़ा, फिर उसको जो है ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज पे। यानी कि ये प्रत्येक लाइन को रीड करता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी जो है इसकी दोनों की जो है डिफरेंस है, दोनों में जो है ये अंतर है। दूसरा चीज क्या है, तो दूसरा इसमें जो है अंतर ये है कि आपका जो कंपाइलर होता है ये थोड़ा फास्ट होता है। जाहिर सी बात है, फास्ट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक पेज को एक ही बार में पढ़ता है और उसके बाद जो है उसको क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज पे। जाहिर सी बात है ये थोड़ा फास्ट होगा। देन द किससे, आपके इंटरप्रीटर से। इंटरप्रीटर स्लो क्यों है, तो इंटरप्रीटर स्लो होने की एक रीजन है कि ये एक लाइन को एक बार में रीड करता है। यानी कि आपके पास 10 लाइन है, तो 10 लाइन में से प्रत्येक लाइन को रीड करेगा, फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर रीड करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है थोड़ा ये स्लो होगा। ठीक है, तो ये था दोनों में। और एक अंतर तीसरा चीज है कि आपका कंपाइलर कंपाइलर थोड़ा कंपाइलर थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या होगा, थोड़े से आपका जो है कॉस्टली होगा, क्योंकि ये फास्ट है, तो जाहिर सी बात है कॉस्टली भी होगा, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है, जबकि इंटरप्रीटर की बात करें, तो ये जो है इंटरप्रीटर थोड़ा क्या होगा, आपका लेस कॉस्ट होगा, इसका जो है लेस एक्सपेंसिव होगा। यानी कि ये थोड़ा सा जो है क्या होगा, चीप होगा, यानी कि ये थोड़े सस्ता होगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा क्या डिफरेंस है, इसके अलावा और एक डिफरेंस है कि आपके जो है
इंटरप्रीटर में किया गया प्रोग्राम को आप फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि इंटरप्रीटर से प्रिंट किया गया, यानी कि इंटरप्रीटर से जो है ट्रांसलेट किया गया प्रोग्राम को आप फ्यूचर के लिए उसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें जो है स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें जो ट्रांसलेट किया गया प्रोग्राम है उसे आप भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपाइलर में जो है ट्रांसलेट किया गया प्रोग्राम, कंपाइलर में कंपाइल किया गया प्रोग्राम को आप जो है लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं कर सकते, वो केवल शॉर्ट टाइम की। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है, ये इसकी एक जो है आप बोल सकते हैं कि ये डीमेरिट्स है आपकी कंपाइलर की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या है? तो आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा, जब सेकंड अब मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बता रहा था, ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बता रहा था, उस दौरान जो सेकंड जनरेशन में यूज होने वाली जो लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में यूज होने वाली जो लैंग्वेज थी वो थी आपका क्या? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसमें क्या था, आपका जो आधा इंग्लिश वाले वर्ड का यूज किया जाता था। जैसे यदि आपको किसी को ऐड करना है तो आप ऐड लिख देते थे, यदि आपको जो सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB यानी कि सब्ट्रैक्ट लिख देते थे, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो MUL लिख देते थे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो आप हाफ इंग्लिश वर्ड का यूज करके आप सिस्टम को निर्देश देते हैं, ये आपके असेंबली लैंग्वेज के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यही लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यदि आप ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 2 प्लस यानी कि 2 ऐड 2 कर दिया, तो इस 2 ऐड 2 यानी कि 2 प्लस 2 को ऐड करने वाला कौन है? यानी कि जो आप लिखेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, ADD ऐड और उसके बाद जो है 2 कॉमा 2 ऐसे लिखते हैं। तो इस 2 कॉमा 2 को ऐड करने वाला कौन होगा? इसको ऐड करने वाला आपका जो आपका जो है जो इसको रीड करेगा, जो इसको जो है ट्रांसलेट करेगा आपकी मशीन लैंग्वेज में, वो है आपका असेंबली लैंग्वेज, सॉरी असेंबलर। असेंबलर भी जो है एक ट्रांसलेटर है जो आपके असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका कंपाइलर और इंटरप्रीटर है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रीटर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को ही कन्वर्ट कर सकता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन असेंबलर क्या करता है, असेंबलर आपके असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, ये केवल इसी लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट कर सकता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकता। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट कर सकता है, ये भी एक हाई लेवल ही मान सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज ही मान सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आप नेक्स्ट लिंकर। लिंकर में क्या होता है, इसका काम है लिंक करना किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी मॉड्यूल को आप उन सारे लिंक कर। जैसे लिंकर क्या करेगा, लिंक करने। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर का बना, कैलकुलेटर का इस कैलकुलेटर का प्रोग्राम जब बनाए तो इस कैलकुलेटर में कई सारे मॉड्यूल होते हैं, कई सारे फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है एडिशन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक होता है डिवीजन का, एक होता है आपका सब्ट्रैक्शन। ये सारा मॉड्यूल क्या किया जाएगा, अलग अलग डेवलपर को हैंड ओवर कर दिया जाए। जब अलग अलग डेवलपर इसको हैंड ओवर कर अलग अलग डेवलप कर, उसके बाद उन सारे मॉड्यूल एक जगह इकट्ठा किया जाता है। एक जगह इकट्ठा करने की इस प्रोसेस को, एक जगह इस जोड़ने की प्रोसेस को ही लिंकर कहा जाता है। लिंकर आपके कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम जोड़ने का काम, जैसे कि एग्जाम्पल आपने समझा। तो ये था आपका लिंकर। लिंकर के बाद नेक्स्ट टॉपिक का लोडर। लोडर क्या करता है, लोडर जो है क्या करेगा, आप जो लिंक किया गया प्रोग्राम होता है, जो आपने अभी कैलकुलेटर में अलग अलग मॉड्यूल देखा, अलग अलग आपने फंक्शंस देखा, इन सारे फंक्शंस को जब जोड़ दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, तब ये कैलकुलेटर प्रोग्राम बनता है। लेकिन इस कैलकुलेटर में लिखे गए कोड
कहीं पे जाके स्टोर तो करना, कहीं पे जाके रखना पड़ेगा। उसी स्टोर करने की प्रोसेस को ही जो है आपका लोडर कहा जाता है। आपका स्टोरेज करने की प्रोसेस ही जो है लोडर कहलाती है। ये था आपका लोडर। लोडर में बेसिकली आप लोडिंग की प्रोसेस होती है, आप हार्ड डिस्क में या फिर रैम पे स्टोर करने की लोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शन है, अलग काम है, वो है आप डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग में क्या होता है? डिबगिंग में समझने से पहले बग्स को क्या होता है इसका समझ। बग्स यानी क्या होता है? बग्स का मतलब होता है एरर। जब आपका सिस्टम में किसी प्रकार की एरर आए, किसी प्रकार की त्रुटियां आए, उस एरर्स को, उस त्रुटि को ढूंढ कर उसे फिर से पुनः उसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रोसेस डिबगिंग कहा जाता है। बग्स जैसे एरर हो गया, इसी बग्स को फाइंड आउट, उसे रिसॉल्व करने की प्रक्रिया होती है, उसे रिसॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है, यही प्रोसेस आप डिबगिंग कहलाती है। तो ये सारा आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमने देखा कौन कौन सिस्टम देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमने देखा कंपाइलर, के बाद इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर के बाद लिंकर, लोडर और डिबगर। तो डिबगर आपका ये वाला था, ठीक है। ये सब आप कैटेगरी में आते हैं। आई होप ये सारा चीज आप यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है तो समझ और के बारे में जान। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या है, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का जो दूसरा टाइप है उसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वे सारे सॉफ्टवेयर्स जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं। जो प्ले स्टोर पे मिले हुए सॉफ्टवेयर्स होते हैं वे आपके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो दुनिया में ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आप अपने कार्यों को आसान करने के लिए, अपने कार्यों को सरल करने के लिए यूज किया जाता है, वे सारे सॉफ्टवेयर्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पेंट। इसके अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर्स, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, आपके टेलीग्राम और आपके कई सारे और ढेर सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअली में क्या भूमिका होती है इसकी हमारी डिवाइसेस में? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बेसिकली वे सारे कार्य जो हम किसी लॉन्ग प्रोसेस में कर सकते हैं उसे एक शॉर्ट प्रोसेस में हमें प्रोवाइड करा देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं वीडियो देखना चाहता हूं, तो मैं जाहिर सी बात है मैं डायरेक्ट जाके यूट्यूब से भी देख सकता हूं। तो यूट्यूब से देखने पर मेरे को एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं जाता हूं, क्लिक करता हूं, यूट्यूब में वीडियो सर्च करके मैं फाइंड आउट करके देख लेता हूं। लेकिन इसी वीडियो को मैं क्या अलग तरीके से देख सकता हूँ? यस, मैं देख सकता हूँ। वो तरीका है मैं गूगल पे जाऊं और गूगल पे सर्च करके मैं वहां पे यूट्यूब लिखूं। गूगल सर्च बार पे मैं यूट्यूब लिखा, वहां पे यूट्यूब मिल जाएगा और देन मैं वहां पे अपना रिक्वायर्ड वीडियो या रिक्वायर्ड जो भी प्रोग्राम्स है मैं उसको एक्सेस करके वहां से देख सकता हूँ। लेकिन ये जो प्रोसेस है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। इसीलिए आपके एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है।
जिस यूट्यूब को मेरे को एक्सेस करने के लिए गूगल में जाके मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ, यूट्यूब सर्च करने के बाद फिर मैं उसमें से वीडियो एक्सेस कर पाता हूँ, उसी चीज को यदि एक एप्लीकेशन बना दिया जाए और वह एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर दे, आपको वीडियो एक्सेस करने के लिए वह मेथड प्रोवाइड कर दे, तो यही इजी वे के लिए ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेवलप किया जाता है। जब कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उस किसी भी कार्य को, जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया है, वह कार्य को वो आसानी से और सरल तरीके से आपको प्रोवाइड कर दे। जैसे फेसबुक यदि एक एप्लीकेशन है फेसबुक का, तो आप डायरेक्ट फेसबुक के एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और फेसबुक पे एंट्री कर जाते हैं। वही चीज आप गूगल पे भी कर सकते हैं, यानी कि सर्च इंजन पे जाएं, फेसबुक टाइप करें एंड देन आप जो भी प्रोसेस है उसके बाद आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन वो सारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, जिसमें आपको सारा चीज धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको फास्टिंग और एकदम सिक्योर तरीके से, सरल तरीके से आपको वही कार्य प्रोवाइड करता है जो कि आप एक सर्च इंजन पे जाके करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का डेवलप खास कार्य को कंप्लीट करने के लिए डेवलप किया जाता है। तो ये थे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आपने कई सारे सॉफ्टवेयर्स देखा, जिसमें आपने MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स के अलावा आपके कई सारे सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके गूगल प्ले स्टोर पे मिलते हैं। वे सारे सॉफ्टवेयर्स जो गूगल प्ले स्टोर पे पाए जाते हैं, वे सारे सॉफ्टवेयर्स आपके, वे सारे एप्लीकेशंस आपके, वे सारे ऐप आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड टाइप, जो सॉफ्टवेयर्स में हमारा जो थर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर है वो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ये तीसरा टाइप का सॉफ्टवेयर है जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्चुअली में वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को, जो हमारे डिवाइस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है हमारे सिस्टम को, हमारे डिवाइस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जैसे यदि हमें वायरस से प्रोटेक्ट करना है, वायरस से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है या हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेंगे, एंटीवायरस। यदि हमें मालवेयर से, जैसे वायरस से हमें सिक्योरिटी देना है हमारे सिस्टम को, तो हम लेंगे एंटी मालवेयर। तो ऐसे जो है कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको सिक्योरिटी देते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप मोबाइल को सिक्योर करने के लिए, मोबाइल में वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कई सारे और सॉफ्टवेयर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लीन मास्टर, जिससे आप सिक्योर कर देते हैं, आप क्लीन कर देते हैं आपके सॉफ्टवेयर को। बूस्टर जैसे कई सारे और भी एप्लीकेशंस हैं जिससे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल्स वगैरह को आप क्लीन करते हैं, आप वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार सिस्टम में जो कई सारे वायरस होते हैं, उन वायरस से सिक्योर करने के लिए एंटीवायरस, एंटी मालवेयर जैसे कई सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है। तो ये थे आपके सॉफ्टवेयर्स, जिसमें आपने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आपने कई सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स देखे, जिसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रीटर, कंपाइलर और कई सारे लिंकर, लोडर जैसे कई सारे डिवाइस देखे, कई सारे आप उसमें फंक्शंस देखे। इसके बाद आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपने कई सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम जाना, जिसमें आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा कई सारे सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर्स और कई सारे और भी एप्लीकेशंस जो आपके प्ले स्टोर पे मौजूद रहते हैं। और जो आपने थर्ड टाइप का देखा वो था आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते थे जो आपके
सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ये सारे सॉफ्टवेयर थे। आपने, आई होप कि ये सब आपने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। So thank you so much for